हाँ, इवोपरेशन। अभी हमने बताया कि आपने देखा होगा बॉइलिंग को। बॉइलिंग में क्या क्वालिटी आती है कि कोई लिक्विड आपके पास है, उस लिक्विड को आप हीट करते हैं। हीट करते करते टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक टेम्परेचर आएगा जिस पर आप देखोगे कि जो लिक्विड आपका है वो उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। और उसके बाद जब आप हीट बढ़ा कंटिन्यू रखोगे तो अब टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ेगा नहीं, वहां पर स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो टर्म तो जब स्टेट का चेंज हो रहा है उसको आप बोल रहे थे बॉइलिंग। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इवोपरेशन की। इवोपरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप करें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में पोछा लगाया जाता है, वाइप किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो घर यस को हम सर। लोग वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद वाइप करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं थोड़ी देर में जो है वो ड्राई हो जाता है। तो क्या कमरे की फर्श का टेम्परेचर इतना होता है 100 डिग्री सेल्सियस कि वाटर को इवोपरेट कर दे? नहीं, इतना टेम्परेचर नहीं होता है। तो लिक्विड आपका कभी कभी आपके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी आपका स्टेट बदल देता है, यानी गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी जब कभी भी घटना होती है कि कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से कम के टेम्परेचर पर ही यदि अपनी स्टेट बदल देता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है, दैट इज नोन एज इवापोरेशन। ठीक है। अब इस इवापोरेशन को इफेक्ट करने के लिए, यानी इवापोरेशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये हमको देखना है, जिसमें हमारे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा इवापोरेशन ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है। पहली चीज देखिए किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब जिस चीज में इवोपरेशन करना है, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी आपके एक मग में रखा हुआ है, उसको आप रख दीजिए कमरे में। अगले दिन देखिए आकर के, क्या वो मग खाली हो जाएगा? बताइए। नो सर। नहीं होगा, है ना। थोड़ा बहुत लेवल आपको डाउन मिल सकता है। तो अब क्या काम करें, उसी 1 मग पानी को आप फर्श पर फैला दीजिए और नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो नेक्स्ट डे आप देखोगे कि फर्श पर बिल्कुल भी पानी नहीं नजर आया। यानी आपने क्या काम किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो यदि आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवोपरेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट वही है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवोपरेशन। दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपने अपने जब नहाते हैं तो आप अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, मान लीजिए एक टॉवल है उसको आपने धोया। ठीक है। लगता है कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, रिक्वेस्ट आई है किसी की। अमन। अमन, तुम अमन सिंह लिखते हो? तो हम आपको बता रहे थे कि आपने एक टॉवेल को वॉश किया, वॉश करने के बाद उस टॉवेल को निचोड़ा आपने,
निचोड़ने के बाद आपने उसको फैलाया नहीं, वैसे ही जैसे निचोड़ा वैसे ही किसी जगह पे आप रख दीजिए, ठीक है। क्या अगले दिन वो टॉवल सूखी मिलेगी आपको? नो सर। नहीं सर, है ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। और उसी टॉवल को आप यदि फैला देते हैं तो आजकल के गर्मी के मौसम में आप देखोगे 2 घंटे में ही वो सूख जाएगी, है ना। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हमको समझ में आ रहा है कि यदि हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन के, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन आपका फास्ट होता जाएगा। याद करिए, गर्मियों में जब पोंछा लगता है और उसके सूखने का जो रेट होता है, कितनी देर में पोंछा सूखता है, एक तरफ से लगता जाता है और दूसरी तरफ से सूखता जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। वही आप आ जाइए सर्दियों में, कि सर्दियों में जब पोंछा लगता है तो वो सूखता नहीं है। उसको सूखने के लिए लोग क्या काम करते हैं? फैन चलाते हैं, याद आ रहा है? यस सर। है ना, कि फैन चलाया जाता है तो जितने उस कमरे में लोग बैठे रहते हैं वो जो फैन चलता है तो ठिठुरने लगते हैं, लेकिन बर्दाश्त करने के लिए कि पोछा सूख जाए वो बैठे रहेंगे। यानी टेम्परेचर कम, आपका इवोपरेशन कम, टेम्परेचर ज्यादा, इवोपरेशन ज्यादा। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी। जरा कोई हमको एक्सप्लेन करो ह्यूमिडिटी क्या चीज होती है? एनी ऑफ यू एक्सप्लेन ह्यूमिडिटी, जिसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता, किसी को नहीं आता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस वेपर फॉर्म में जो होती है। आप जानते हो ना कि एयर में वाटर वेपर पाई जाती है, पाई जाती कि नहीं पाई जाती है? यस सर। यस। अच्छा बताओ कैसे प्रूफ करोगे पाई जाती है? क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस में बिना एक्सपेरिमेंट के हम किसी चीज को मानते नहीं है। आप बताओ जरा, कि आपको प्रूफ करना है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सब जानते हो उस चीज को। सर अगर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो सर वो वाटर साइकिल नहीं, वाटर साइकिल वाला ना। अरे सिंपल, अपने घर के फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाल करके बाहर रख दो, 10 मिनट के अंदर आप देखोगे बोतल के चारों तरफ आपके वाटर ड्रॉप्स इकट्ठा हो गए। तो क्या ये पानी बोतल के अंदर से निकल के आया है? बोतल के अंदर से नहीं आया है। ये वही वाटर ड्रॉप्स हैं जो एयर में आपके गैसियस स्टेट में थी, लेकिन पानी की बोतल ठंडी थी, तो जब ठंडी से आकर के चपके वो टकराए तो उनका टेम्परेचर डाउन हो गया, यानी वाटर वेपर कंडेंस हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी होकर के वो लिक्विड बन गई, है ना। तो आजकल तो बरसात में तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। आप देखिए आजकल शरीर में पसीना नहीं उड़ रहा है ना। तो इसका मतलब इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। वही चीज आपने विंटर में कभी देखा होगा, विंटर में फॉग आ जाता है ना। फॉग टर्म तो सभी पहचानते हैं, कानपुर में तो अक्सर फॉग आता है। तो ये फॉग क्या होता है? ये वाटर वेपर ही है जो ठंड की वजह से जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं।
और फ्रीज होने की वजह से ये क्या हो जाता है, इनके अंदर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि बर्फ जब जमती है तो सफेद सफेद सी हो जाती है, कहीं पे तो वो ट्रांसपेरेंट आपको नजर आती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उसका कैसा होता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। जो बर्फ की सिल्लियां वगैरह जो है बाजार में आपने रखी देखी होंगी, या आप भी घर में जो है पानी को जमाते हैं, तो पानी को जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो भी जम करके व्हाइट कलर का अपीयरेंस दिखाता है। तो फॉग भी उसी तरह का व्हाइट कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से हमको दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो वो वाटर वेपर है। और आपने देखा होगा जब दोपहर होती है, जब सूरज की पावर तेज होती है, तो वो वाटर वेपर फिर से आपकी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो फिर हमको दिखने लगता है ना, कि वो वाटर वेपर जो फ्रीज हुई थी वो सब आपकी वेपर में कन्वर्ट हो गई। और फिर रात में जब आएगी 12-1 बजे, फिर वो कंडेंस हो जाएंगी, वाटर वेपर जो आपकी सॉलिडिफाई हो जाएंगी। तो ये वाटर वेपर ही बताती हैं कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आपके एयर में प्रेजेंट होंगे, तो आपका इवोपरेशन स्लो हो जाएगा। जैसे बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में आपका ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इवोपरेशन स्लो हो जाएगा। तो जैसे आजकल आप देखिए पसीना निकलता है, सूखता नहीं है। तो सूख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हवा जब चल रही है और हवा में जितने वाटर मॉलिक्यूल स्टोर करने की कैपेसिटी है वो लगभग उतने स्टोर कर चुकी है। तो हमारे बॉडी का वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट होकर के एयर में नहीं जा रहा है, नतीजा पसीना हो रहा है। ठीक है ना? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, यानी ह्यूमिडिटी यदि ज्यादा है तो इवोपरेशन कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, 3 सीजन आपके पास हैं, एक सर्दी है, एक गर्मी है और एक बरसात है। किस सीजन में ह्यूमिडिटी सबसे कम होगी, किस सीजन में सबसे ज्यादा होगी, और किस सीजन में बीच की ह्यूमिडिटी पाई जाएगी? सर विंटर में सबसे कम होगी। ठीक, देन सर रेनी सीजन में सबसे ज्यादा होगी, और सर समर में मीडियम होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया है कि विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है ना? अब ये जरा बता सकते हो, फिर वही बात हमने कहा कि साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल चाहिए। कोई एग्जाम्पल बताओ जिससे ये पता चले कि विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी कम होती है। और पता सबको है, ये भी हम बता रहे हैं, सब लोग वो चीज जानते हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सर क्योंकि विंटर सीजन में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विंटर सीजन में हमारी स्किन ड्राई हो रही है। स्किन ड्राई क्यों हो रही है? कि हमारे स्किन के जो सेल्स हैं उनसे वाटर मॉलिक्यूल निकल करके एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं, यानी इतनी कम ह्यूमिडिटी है कि वो हमारे स्किन से वाटर को खींचे ले रहा है। गर्मियों में तो क्या होता है, जब वाटर आपका स्वेट फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है, स्किन के ऊपर आता है, तब उसको इवोपरेट करता है। लेकिन विंटर सीजन में वो स्किन के अंदर, सेल के अंदर वाटर है, वहीं से ही एटमॉस्फेयर उसको खींच लेता है। इसीलिए हमारी स्किन जो है डेड हो जाती है, स्किन में ड्राई हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा गालों पर, छोटे बच्चों के अक्सर देखने को मिलेगा कि आपको दरार ऐसी नजर आने लगेंगी, है ना, जैसे छिलने पर जैसे नहीं हो जाता है, कहीं रगड़ लग जाए आपको सड़क की,
तो वैसे जो है निशान पड़ जाते हैं, तो इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, कोल्ड क्रीम का यूज करते हैं। कि क्रीम क्या काम करती है, ऊपर स्किन के एक लेयर बना देती है जो अंदर के मॉइस्चर को बाहर निकलने से रोकती है। क्लियर? तो विंटर में सबसे यस कम सर। ह्यूमिडिटी, समर सीजन में उसके बाद यानी सेकंड नंबर पे बीच की ह्यूमिडिटी, और रेनी सीजन में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ विंड। विंड स्पीड, विंड स्पीड भी आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोपरेशन के। यदि विंड की स्पीड कम होगी तो इवोपरेशन कम होगा, विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवोपरेशन फास्ट होगा। पंखा हम 1 नंबर पे चलाएं, पसीना हमारा नहीं सूखेगा। पंखा हम फुल पर चलाएं, पसीना हमारा जल्दी सूखेगा। ठीक है ना? तो विंड स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे इवोपरेशन से। नेक्स्ट आपका है इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। इवोपरेशन से क्या होता है? आपने सुना होगा कि हम लोगों की बॉडी में पसीना आता है। इस पसीने का रोल क्या है? क्यों पसीना आता है? सर क्योंकि ये हमारी बॉडी को ठंडा कूल रखते हैं सर। जब पसीना आता है तो गर्मी बाहर जाती है और सर कूलिंग अपनी बॉडी के अंदर रहती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी जब इवोपरेशन होगा तो इवोपरेशन में क्या काम हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आपके स्किन से उड़ रहे हैं। ठीक है, भाग रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल आपके स्किन से भाग रहे हैं। और आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जब कोई घर से भागता है तो क्या चीज लेके भागता है? सॉरी, पैसा लेके भागता है कि नहीं भागता है? यस सर। है ना? मान लो बंबई जा रहे हैं, भाग रहे हैं हीरो बनने। पहले बहुत भागा करते थे हम लोग के टाइम में। अब तो सब समझ गए कि वहां जाना का मतलब बेवकूफी है। मीडिया और न्यूज़पेपर और इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है। नहीं, पहले जो थोड़े से स्मार्ट हो जाते थे, मोहल्ले में जो उनको हीरो हीरो कहने लगते थे, तो वो यही ख्वाब देखने लगते थे कि वो हीरो बन जाएंगे। अब वो मान लो पढ़ाई अढ़ाई में थोड़ा गड़बड़ है, उनका थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, तो वो निकल लेते थे बंबई। तो जब निकलते थे तो क्या काम करते थे कि जानते थे कि तुरंत तो कुछ हमको मिलना नहीं है, तो घर से पैसे वगैरह ले करके जाते थे। भले ही चुरा के ले जाएं, मांग के ले जाएं या उधार ले जाएं। तो वही काम यहां पर भी है कि वाटर मॉलिक्यूल जब आपकी स्किन को छोड़ेगा तो आपकी स्किन की गर्मी वो लेकर के जाएगा। तो जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा उतनी ज्यादा आपकी स्किन ठंडी होगी। तो हम लोग जो ह्यूमंस की बात करते हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल की पहचान होती है कि आउटसाइड सीजन कैसा भी हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? गर्मियों में भी आप थर्मामीटर लगा करके देखिए, यदि बुखार नहीं है तो नॉर्मल है आप, गर्मियों में आपने थर्मामीटर लगाया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री आएगा। जाड़े में आपने लगाया तो भी आपका 37 डिग्री आएगा। ठीक है ना? तो ये मेंटेन कैसे कौन कर रहा है? स्किन मेंटेन करती है पसीना बना बना करके। कि गर्मियों में आजकल आप देखो बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 42 डिग्री है,
अब 42 डिग्री है, बॉडी का 37 है, तो ये जो 5 डिग्री का डिफरेंस है इसको कैसे मेंटेन करती है? वो उतना ज्यादा बॉडी से पसीना बनाती है, स्वेट बनाती है, और वो स्वेट आपका उड़ेगा तो बॉडी ठंडी होगी। और मान लो ये काम ना हो, पसीना ना बने, तो आपने एक टर्म सुना होगा, गर्मियों में अक्सर प्रयोग करता है, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक कहावत है, गर्मियों जब शुरू होती है तो लोग कहते हैं पानी खूब पीते रहिए। क्यों? क्योंकि वही पानी आपका इवोपरेट करेगा। अब मान लीजिए आपने पानी कम पिया और स्किन कह रही है कि हमको पानी दो, हम इसको इवोपरेट करें, बॉडी को ठंडा करना है, और बॉडी में पानी नहीं है। नतीजा क्या होगा? जो कूलिंग प्रोसेस आपकी बॉडी का है वो रुक जाएगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते किसी भी हद तक जा सकता है। इवन मेरे आंखों देखा, मेरे ही स्टूडेंट के साथ घटना घटी है इलाहाबाद में, कि एक बच्चा, उसको हीट स्ट्रोक हुआ और स्कूल से निकला है, मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर दूर गया है साइकिल से, उसके साथ उसका छोटा भाई भी था, साइकिल से वहीं गिरा, और गिरा जिस मोहल्ले में गिरा उस मोहल्ले के लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। विदिन 10 मिनट हॉस्पिटल में पहुंचते ही 15 मिनट के अंदर बच्चा एक्सपायर हो गया। और इतना बड़ा बच्चा था, हमसे भी 4-5 इंच लंबा था, और वजन हमारे बराबर था, यानी 80-90 किलो के बीच का था। इतनी अच्छी पर्सनालिटी का बच्चा था। तो जो चीजें कही जाती हैं उस पर ध्यान रखिए कि गर्मियों में आपकी बॉडी में वाटर की कमी ना हो, क्योंकि वाटर की कमी यदि हो गई तो आपको हीट स्ट्रोक लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्लियर चीज ये समझ में आई कि इवोपरेशन से क्या होता है? जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा बॉडी उतनी ज्यादा ठंडी होगी। अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारा जो है डेजर्ट कूलर होता है। जो हम लोग के घरों में कूलर लगे होते हैं उनका यही काम होता है। बगल में देखिए डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देखिए क्या होता है। नॉर्मल अपने कूलर को याद करिए कि नीचे टैंक में एक मोटर पड़ी रहती है, उससे पानी आपका चल करके उसकी जो 3 साइडें हैं, एक साइड में तो पंखा लगा रहता है और 3 साइडें उसकी जालियां होती हैं जिसमें घास लगी रहती है, उन घास के ऊपर गिरता है। अब घास के ऊपर क्या होता है, जो आगे पंखा लगा हुआ है ये बाहर की हवा को खींचता है। तो आप देख रहे हो रेड लाइन से जो है क्या दिखा रहे हैं, गर्म हवा अंदर आ रही है। ठीक है। अब ये गर्म हवा जब आपके घास की जालियों के बीच से गुजरेगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू होकर के निकलेगी, तो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी हीट ट्रांसफर करेंगे और उस हीट को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। ठीक है ना। यानी बाहर की गर्मी इसी जाली में आपकी रोक ली गई और अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है वो कैसा मॉलिक्यूल जा रहा है? गैसियस फॉर्म में जा रहा है और कूल होकर के जा रहा है। और पंखा क्या काम करता है? उस ठंडी हवा को आगे की तरफ फेंक देता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है। मान लीजिए कोई कूलर आपका जो है 5-6 घंटे चल चुका है, ठीक है। आप जो है कूलर के टैंक को यदि टच करिए जहां पानी भरा हुआ है, आप देखोगे वो पानी भी आपको बहुत ठंडा मिलेगा। यानी उतना ठंडा होगा जितना ठंडा पानी आप फ्रीजर में रखते हैं गर्मियों में जो पीने के लिए। यदि 5-6 घंटा गर्मियों में आपका कूलर चल चुका है तो क्या होता है? कूलिंग फास्ट होती है। इसमें एक चीज और होती है, ह्यूमिडिटी का रोल है।
यदि जैसे आजकल है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कूलर ठंडे नहीं कराते हैं, है ना, कूलर में बैठे रहिए तो और चिपचिप होने लगती है। कारण एयर में ऑलरेडी जो है वाटर मॉलिक्यूल आपके 80-90% है। अब 80-90% वाटर मॉलिक्यूल उसमें है, केवल 10% और आने की संभावना है। तो जब इतने वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऑलरेडी हैं, तो वो एयर उन वाटर मॉलिक्यूल को नहीं एक्सेप्ट करती है। नतीजा क्या होता है कि यहां जाली के पास, जो घास की जाली है, यहां इवापोरेशन नहीं हो रहा है, ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से कूलर कूलिंग नहीं करते। और इस समय कूलर आपने मान लीजिए एक दिन भर दिया तो वो कई दिन तक चल जाएगा। और शुरुआत में आप देखिए अप्रैल मई में क्या होता था कि आप कूलर भरते थे दिन में, दोपहर में आपने कूलर चलाया, शाम को पता चला खाली हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय की एयर में ह्यूमिडिटी कम थी। इस समय की एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, इसको क्लिक कर लो। ये आपका डेजर्ट कूलर का पूछा जा सकता है, तो ये सिंपल डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। सर क्लिक कर लिया। बस चैप्टर आपका ये खत्म हो गया।